नमस्कार बच्चों, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान के सिलेबस की। सिलेबस में हम एनालाइज करने वाले हैं कि कौन से चैप्टर्स है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, कौन से चैप्टर्स है जिसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं, किस चैप्टर को हमें 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही फोकस करना है। साथ ही साथ बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे भी हैं जो आपके पीरियडिक एग्जाम के लिए यानी कि एनुअल एग्जाम में उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो उनको हमें उसी के अकॉर्डिंग फोकस करना है। दूसरा, काफ़ी सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको अभी हमने शुरुआत नहीं करनी है, वो चैप्टर्स जो डिलीट हो सकते हैं, डिलीट हो सकते नहीं, डिलीट होंगे, क्योंकि सिलेबस जो अब दिया गया है सीबीएसई की तरफ से, ये सिलेबस अभी रिवाइज होगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था। तो वो भी हमें आइडिया रखना है कौन से चैप्टर्स है जिसमें से हमें एक प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है। तो हम टोटल जो आपकी प्लानिंग है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड रहने वाला है, लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक हम प्लानिंग नहीं करेंगे इट मीन्स दैट हम अच्छे से प्रिपरेशन की शुरुआत नहीं कर पाएंगे। हम अपनी एनर्जी को कहीं और ही वेस्ट करें और बाद में पता चले कि ये चैप्टर तो इतना इंपॉर्टेंट था ही नहीं, तो हम वेटेज को भी साथ लेके चलेंगे। तो चलिए देखते हैं आपके सिलेबस में से क्या है और कहाँ पर हमें कितना फोकस करना है। तो यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले आपके पास जो बुक रहेगी उसमें से आप सभी को पता है कि आपके पास हिस्ट्री की बुक है जो कि 20 मार्क्स की रहेगी, ज्योग्राफी की है 20 मार्क्स रहेंगे, वेटेज जो रहेगा पोल साइंस जिसको आप सिविक्स बोलते हो 20 मार्क्स, और जो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स है वो भी 20 मार्क्स, और आपके इंटरनल असेसमेंट है उसके 20 मार्क्स होते हैं। इंटरनल असेसमेंट में क्या रहता है, आपके 5 मार्क्स का प्रोजेक्ट होता है आपका, 5 मार्क्स जो आपके जो पेन पेपर टेस्ट होंगे उसके होंगे, 5 मार्क्स जो आपकी एक्टिविटीज़ होती है उस पर बेस्ड होंगे, यानी कि इस बार एक्टिविटीज़ अगर नहीं होती है तो आपकी जो वर्कशीट होगी उसके रहने वाले हैं, और 5 मार्क्स जो आपको अदरवाइज दिए जाने थे आपके बिहेवियर के बेस पर, आपके जो भी क्लासरूम में या स्कूल में जो था, तो वो भी इस बार नहीं मिलने वाले। तो 5 मार्क्स भी आपके जो अदर टेस्ट होंगे, जैसे कि लास्ट ईयर आपको मिला था कि प्रोजेक्ट सिक्किम को लेकर के एक प्रोजेक्ट मिला था, तो उस पर बेस्ड आपको दिए जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो इंटरनल असेसमेंट की बात करें तो 5 मार्क्स आपके पेन पेपर टेस्ट यानी कि पीरियोडिक असेसमेंट होंगे उनके, 5 मार्क्स जो ओरल टेस्ट यानी कि ओरल अगर नहीं होते हैं तो आपके उसके अलावा जो क्लास टेस्ट होंगे ऑनलाइन टेस्ट होंगे उनके मिलेंगे 5 मार्क्स। जो आपका प्रोजेक्ट बनेगा इकोनॉमिक्स का एक प्रोजेक्ट आपको बनाना है उसके रहेंगे, और 5 मार्क्स रहेंगे जैसे कि आपने सिक्किम के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया था इसी टाइप का एक और प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है तो उसके रहेंगे। ओके, टोटल 20 मार्क्स। हमें जो प्रिपरेशन करनी है यहाँ पर जो सिलेबस दिया गया वही दिया गया इन 80 मार्क्स के लिए। तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं हमें क्या पढ़ना है। तो हिस्ट्री में आपके जो चैप्टर्स रहेंगे वो टोटल 5 चैप्टर्स हैं अभी के लिए। तो यहाँ पर फर्स्ट जो आपका चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और ये चैप्टर है जिसको अगर आप पढ़ने की शुरुआत करोगे तो आपको शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आएगी कि यह आपकी एनसीईआरटी की बुक में लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट दी गई। इसमें जो काफ़ी सारे इवेंट्स दिए गए और इवेंट्स जंप करते हैं, कहानी नहीं चलती बल्कि जंप करते हैं, एक के बाद दूसरा उसके बाद डायरेक्ट जंप करके तीसरा। तो यहाँ पर आप अगर ठीक से समझना इस चैप्टर को तो इसको एक कहानी बनानी पड़ेगी। अगर आपने कहानी नहीं बनाई, आपने इसको समरी की तरह करने की कोशिश की, इट मीन्स दैट आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा, आपको लास्ट तक लगेगा कि ये चैप्टर तो मुश्किल है, डिफिकल्ट है। लेकिन इसमें से जो टॉपिक्स हम देखेंगे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग तो आपको मजा आएगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी हम कंप्लीट आपकी हिस्ट्री है वो डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देखिए, आपको 1-1.5 घंटा लगेगा, टोटल चैप्टर आपका हो जाएगा। क्योंकि हमने एक कहानी बनाई है और कहानी के तौर पर हम आगे बढ़ें कि हाँ ये होता है उसके बाद क्या होता है उसके बाद क्या होता है। यहाँ पर अगर वेटेज की बात की जाए इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में से आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, और 3 मार्क्स के टोटल आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में से। 5 मार्क्स के क्वेश्चन हम बैकअप के लिए रख लेते हैं, क्योंकि लास्ट 10 ईयर्स में से केवल एक बार ऐसा हुआ कि इस चैप्टर में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, तो इसमें से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। ओके, तो वो कौन से क्वेश्चंस बनेंगे ये भी हमने चैप्टर डिटेल में डिस्कस करने के बाद एक MIQ भी कर रखा है, जिसमें हमने डिटेल में बात की है कि 1 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस कौन से यहाँ से बन रहे हैं। ओके, तो यही उसी के अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कीजिए। पहले अगर आप उसको MIQ को देख लेते हो तो आपको थोड़ा और ईजी हो जाएगा, आपको आइडिया रह जाएगा कि हाँ इन टॉपिक के ऊपर हमें फोकस करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। ओके, तो ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, ऐसा नहीं है कि इसको आप इग्नोर कर दो, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेटेज के अकॉर्डिंग है। अगर आपका फुल सिलेबस रहता है जैसा कि इस बार रहने वाला नहीं है तो आपका ये फिर भी आपका 5 मार्क्स का ये चैप्टर रहने वाला था। लेकिन अब क्या है, सिचुएशन जो है उसमें आपके काफ़ी सारे चैप्टर्स है वो डिलीट होंगे तो ये आपका 8 मार्क्स का चैप्टर रहने वाला है। ओके, उसके बाद दूसरा जो आपका चैप्टर दिया गया
भारत में राष्ट्रवाद, जिनके पास पुरानी बुक है तो उनके पास ये तीसरा चैप्टर है, थर्ड चैप्टर दिया गया। भारत में राष्ट्रवाद ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा क्लास 10th का, चाहे आप किसी भी बुक की बात करें। 12 मार्क्स का ये चैप्टर रहेगा इस बार आपके लिए। 12 मार्क्स का मतलब इसमें आपका मैथ वर्क भी होगा, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी रहेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी रहेंगे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी रहेगा। तो बहुत अच्छे से फोकस करना है और यहाँ पर मजा आने वाला है, आपको पूरा मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप वन शॉट में एक ही बार में 1 से 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए लर्न कर लोगे। तो इस चैप्टर को मैंने इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। तो ये कहानी चलती है 1915 से लेकर के 1934 तक की ये कहानी है। बड़ा सीक्वेंस जैसे आप सीरियल में देखते हो तो उसी टाइप की एक कहानी चलती है। 1915 में गांधी जी भारत आए, उसके बाद उन्होंने क्या किया ये डिस्कस करना है। उसके बाद 1916 में चंपारण आंदोलन होता है, फिर 1917 में 1917 में खेड़ा आंदोलन होता है। खेड़ा आंदोलन के बाद गांधी जी पहुंच जाते हैं अहमदाबाद, वहां पे अहमदाबाद आंदोलन होता है 1918 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है 1918 में। उसके बाद 1919 में दो चीजें होती है, रॉलेट एक्ट होता है और साथ ही साथ जलियांवाला बाग कांड होता है। उसके बाद 1920 में खिलाफत आंदोलन शुरू हो जाता है। तो ये कहानी जुड़ी हुई है कि ये क्यों होता है, फिर ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, क्योंकि ये हुआ था। तो वो सारी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप करोगे तो मजा आने वाला है। एक अलग तरीके से, अलग लेवल के अकॉर्डिंग हमने इस चैप्टर को डिस्कस किया। तो आप एक बार जरूर देखिएगा, बस हो गया। अगर आप आज ही अगर मूड बनाते हो, इन चैप्टर्स को देखते हो, आपके लिए तैयारी होगी, नेक्स्ट मार्च के लिए आप तैयारी कर सकते हो। ओके, तो इस चैप्टर को हमें दोनों चैप्टर के साथ करना क्या है, हमें समरी रीड नहीं करनी है। ओके, हमें आपकी हेल्प बुक में से क्वेश्चंस रीड नहीं करने हैं, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चंस रीड किए, समरी रीड की, आपको लास्ट तक ये चैप्टर से एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे। ओके, तो चैप्टर्स को रीड करना और उसके बाद आप MIQ डिस्कस कर सकते हो, ताकि कॉन्फिडेंस आए कि अच्छा ये चैप्टर्स में से ये क्वेश्चंस बनते हैं, ये तो हमें आते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको दिए 3rd, 4th और 5th क्वेश्चंस। नॉर्मल सिचुएशन में अभी का जो सिलेबस है उसमें दिया गया है हमें 3rd और 4th चैप्टर में से कोई एक करना है। ओके, और 5th हमें करना है, यानी कि टोटल आपके 4 चैप्टर्स होते हैं। लेकिन 100% आपके 3rd, 4th और 5th चैप्टर, जैसे कि लास्ट ईयर ये डिलीट हुए थे, इस बार भी ये डिलीट हो जाएंगे। ओके, तो अभी हमें इनको डिस्कस नहीं करना है। जब अपडेटेड सिलेबस आपको मिल जाए, हो सकता है आपको अगस्त में मिले, जुलाई में मिले, तभी आप इनको डिस्कस करोगे। अगर कुछ ऐसा दे दिया जाता है, एक आध टॉपिक इसमें से दे दिया जाता है इस बार रिवाइज में, लेकिन चांसेस नहीं है। ओके, तो हमारे पास 2 ही चैप्टर रहते हैं इंपॉर्टेंट, उन्हीं के ऊपर फोकस करना है। और अगर नॉर्मल सिचुएशन की बात करें तो ये आपका 8 मार्क्स का रहेगा और ये आपका 12 मार्क्स का रहेगा। इनमें से अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ये चैप्टर्स हमें करने हैं, तो इसमें से हमें 4th चैप्टर है वो हमें करना है, 4th चैप्टर, क्योंकि ये जो 2nd चैप्टर हमारे पास चॉइस रहेगी, तो ये चैप्टर कंपेरेटिवली ईजी है। इसमें बात की गई है कि जो उद्योग आए थे उससे पहले क्या होता था भाई, हाथों से काम होता था। तो हाथों से काम होता था, उनकी बड़ी डिमांड होती थी। क्यों होती थी? शुरुआत में जब मशीनें आई तो लोगों ने मशीनों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होते, क्यों नहीं हुए थे? मशीनें आने के बाद श्रमिकों का क्या हुआ, मजदूरों का क्या हुआ? तो ये छोटे छोटे से बेसिक से टॉपिक है जो दिल्ली वाले या आसपास के लोग हैं, जहाँ पे भी इंडस्ट्रीज है, तो हम समझते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम्स थी, अब ये हो गया। तो यहाँ पर हमें करना आसान रहेगा, 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी इस चैप्टर में से कम बने, तो इसलिए हमें 4th चैप्टर को लेकर चलना पड़ेगा। जो 5th चैप्टर है, यहाँ पर जो एक स्टोरी दी गई है, कहानी दी गई है, वो है आपकी प्रिंटिंग की कहानी। आपकी बुक है वो प्रिंटेड है ना, तो उसकी कहानी दी गई। ये कहाँ से शुरुआत हुई, चाइना, चाइना से इटली, इटली से यूरोप, यूरोप से इंडिया, तो उसके बाद क्या क्या बदला, क्या क्या हुआ, ये सब कुछ इस चैप्टर में दिया गया। यहाँ पर भी आपके लिमिटेड से क्वेश्चन बनेंगे जो MIQ से भी कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए ये है कि आपको 1st और 2nd चैप्टर करना है, क्योंकि ये चैप्टर आपके डिलीट होने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारी बुक रहेगी वो रहेगी ज्योग्राफी, यानी कि भूगोल। भूगोल में हमारे काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन हमें इसको भी प्लानिंग के अकॉर्डिंग करना है। हमारा फर्स्ट जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास जो हमारा चैप्टर रहेगा, यहाँ पर आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। मैप का भी एक क्वेश्चन बना हुआ है, मिट्टियाँ जो दी गई है, सॉइल्स, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, यानी कि मिट्टियाँ दी गई, हमें सिर्फ पहचानना है, तो वो आपको देखना है। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन है उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं पूछे जाते हैं। ओके, अमूमन ये हुआ कि अब तक तो लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में हुआ नहीं है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड आए। 3 मार्क्स के क्वेश्चन जैसे कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस, जैसे आप नवीकरणीय, अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर बताइए, या फिर विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, बांगर और खादर में अंतर बताइए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं।
उसके बाद जो सेकंड और थर्ड चैप्टर है, ये चैप्टर्स आपके पीरियोडिक टेस्ट के लिए यानी कि आपके एनुअल एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। अगर सिलेबस रिवाइज होता है तो उस वक्त ये चैप्टर्स रहेंगे नहीं। ओके, तो ये आपके पीरियोडिक टेस्ट ओनली के लिए आपका चैप्टर नंबर 2 जो वन और वन्य जीव संसाधन, और तीसरा जो दिया गया जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज। ओके, इनको हम उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। तो एक बार रिवाइज जो सिलेबस है उसका वेट करना है, उसके बाद इनकी प्रिपरेशन आप स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पर वन्य जीव संसाधन की बात करें तो टोटल 3 ही टॉपिक बनते हैं। बड़ा आसान सा चैप्टर है, अगर आप वैसे भी पढ़ लोगे तो भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपका जीके है वो स्ट्रॉन्ग होगा। वाटर रिसोर्सेज, इसमें भी 3 ही टॉपिक की बात की गई है। जल की कमी के कारण क्या है, और जल संरक्षण क्या होता है, कैसे किया जा सकता है, वर्षा जल संग्रहण क्या होता है, और बांधों की बात की गई है। बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स कहा जाता है। तो ये 3 टॉपिक है। तो ऐसा अगर उनकी प्रिपरेशन करना चाहो तो भी 2 घंटे में ये चैप्टर निपट जाएंगे। ओके, उसके बाद कृषि जो चैप्टर है, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका रहने वाला है, एग्रीकल्चर। कृषि जो चैप्टर दिया गया है, इसमें कृषि के प्रकार कौन से हैं, कौन कौन सी फसल ऋतु में होती है, और इम्पोर्टेंट जो हमारी फसलें हैं, 7 से 8 फसलें हैं, जैसे कि गेहूं हो गया, और चावल हो गया, कपास हो गया, गन्ना, पटसन, चाय, कॉफ़ी और रबड़। इन 8 फसलों के ऊपर नोट लिखना आ सकता है कि इन फसलों के ऊपर नोट लिखिए। तो आप उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न है, अगर आपको 5 में से 5 मार्क्स लेने तो वो हमने जो वीडियो में डिस्कस किया तो उसमें आपको बताया कि ऐसे पैटर्न से करोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, और आप इजीली सारी फसलें कर पाओगे। क्योंकि शहर के जो बच्चे होते हैं कई बार प्रॉब्लम आती है कि हमें पता नहीं है, जो रूरल एरिया के तो उनको पता है कि हमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, कौन सी ऋतुएं होती है। तो वहाँ पे हमने शॉर्टकट ट्रिक्स भी डिस्कस किया। तो ये आपका एग्रीकल्चर चैप्टर रहेगा। इसके साथ साथ इसमें 2 और टॉपिक बनेंगे लास्ट में, कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव, और आज़ादी के बाद कृषि में कौन कौन से सुधार हुए हैं, संस्थागत या तकनीकी सुधार हुए। तो वो भी अगर आप एनसीईआरटी बुक में से करोगे तो आपको शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, क्योंकि पॉइंट्स नहीं दिए गए, क्लियरली नहीं दिया गया, सब कुछ मिक्सअप कर दिया गया। तो हमने वीडियो में इनको भी पॉइंट्स में डिस्कस कर दिया कि आपके ये 8 पॉइंट्स रहेंगे, इनमें से अगर आप 6 राइट कर दोगे तो दैट्स इनफ। तो ये आपका कृषि चैप्टर रहेगा। यहाँ पर बात की जाए तो ये जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, एक बार इस पे जाइए कि यहाँ पर चाहिए पीरियोडिक टेस्ट में आ रहा है, लेकिन मैप वर्क के क्वेश्चन आपके रहेंगे। कुछ डेम्स दिए गए जो हमें मैप वर्क के लिए तैयार करना है। ओके, हालांकि मैप वर्क आपका हिस्ट्री का हो चाहे वो जियोग्राफी का हो, वो सारा टोटल हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने कल ही आपके टेलीग्राम के चैनल के ऊपर शेयर किया कि मैप वर्क है वो ऑलरेडी हमारा हो चुका है। 29 मिनट्स 3 सेकेंड का शायद हमारा ये वीडियो जो रहा था, तो ऑलरेडी हम मैप वर्क है वो कर चुके हैं। तो उसके बाद कृषि है, इसमें से भी मैप वर्क के क्वेश्चन रहेंगे। मैप वर्क में आपको इंपॉर्टेंट जो क्रॉप्स हैं उनके स्टेट्स हैं वो, और इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के एरियाज है वो फाइंड आउट करने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं, या फिर उनको लोकेट करना है। उसके बाद जो 5th हमारा चैप्टर है, इसको मैंने यहाँ पर ऑरेंज से इसलिए शो किया कि अगर आपका सिलेबस रिवाइज होगा तो ये चैप्टर आपके सिलेबस में से नहीं रहेगा, आपके सिलेबस में से फिर रह जाएगा इसमें से केवल मैप वर्क। लेकिन अगर अब तक हम बात करें कि जब तक रिवाइज नहीं होता तो इस चैप्टर को हमें स्टार्ट नहीं करना है, रीड नहीं करना है, उसके बाद हम कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स बनते हैं वो बनते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, जो खनिज है वो कितने प्रकार के होते हैं, खनिज कहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद लोहा, लोएस्क और कोयला इंपॉर्टेंट खनिज बनेंगे, खनिजों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बनेगा जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहा है कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय जो ऊर्जा संसाधन है उनमें अंतर बताइए, या फिर परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है उसमें अंतर बताइए। ओके, तो ये आपका चैप्टर रहेगा खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसमें से मैप वर्क के बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, साथ साथ आपके अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात करें तो वो भी बहुत सारे बनेंगे। तो इसको भी हमने प्रॉपर प्लानिंग के साथ डिस्कस किया कि अगर ये चैप्टर हमें करना पड़े तो इसमें हम कुछ डायग्राम बना सकते हैं ताकि हमें राइट कम करना पड़े। तो डायग्राम कौन से बनेंगे वो आप थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद हमारा जो 6th चैप्टर दिया गया विनिर्माण उद्योग, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आमतौर पे इसमें से पूछ लिया जाता है। तो विनिर्माण उद्योग में जो डिस्कस किया गया, विनिर्माण उद्योग क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि विनिर्माण उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। जैसे कि ये जो उद्योग होते हैं, विनिर्माण उद्योग मतलब इंडस्ट्री हर जगह नहीं लगती, जैसे कि छोटा नागपुर के आसपास लगे हुए लोहा इस्पात उद्योग, तो वहीं पे क्यों लगे हुए हैं। कपास उद्योग है वो मुंबई ही क्यों लगा हुआ है। जो कॉटन इंडस्ट्री के बाद जैसे पटसन उद्योग है, जूट इंडस्ट्री है, वो ज्यादातर हुगली कोलकाता के आसपास है, तो वो क्यों है। तो वो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक है। वो एक अगर क्वेश्चन कर लिया तो क्वेश्चन घुमा फिरा करके 5 टाइप से आता है, हर बार वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में होता है, तो वो हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, इंडस्ट्रीज की बात की गई तो उनमें कॉमन से यही क्वेश्चंस बनेंगे, किस तरीके से करना है वो हमने प्रॉपर बात की गई। और एक क्लास में जनरल क्वेश्चन बनेगा इंडस्ट्री से होने वाला पॉल्यूशन।
उसके बाद मैप वर्क की बात की जाए तो इसमें से भी आपके मैप वर्क के क्वेश्चंस बनेंगे। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है, उनके लोकेशन का हमें पता होना चाहिए। और जो 7th चैप्टर आपका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, जो हमारा 7वां चैप्टर रहेगा ज्योग्राफी का, इसमें आपका दिया गया है अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं कहा जाता है परिवहन के साधनों को, व्यापार को, साथ साथ जो संचार के साधन होते हैं, पर्यटन होता है, इन चारों की बात की गई। तो यहाँ पे परिवहन के साधन का जो टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, पाइपलाइन की बात की गई। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे, 3 मार्क्स के ही क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। और आपके मैप वर्क के क्वेश्चन बनेंगे। इंपॉर्टेंट पोर्ट यानी कि बंदरगाह आपको बतानी है, पतन बताने, और इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट जो कि 6 दिए गए हैं आपके सिलेबस में, तो उनको हमें तैयार करना है। ओके। और अगर हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करें तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है, कभी आया है, वो ये कि पर्यटन को, और पर्यटन का महत्व बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था में, तो वो पूछा गया है, पर्यटन के लाभ क्या है। तो वो हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये रहेंगे आपके ज्योग्राफी में चैप्टर। तो इसमें क्या करना है आपको पहले ही बता दिया गया कि आपको सेकंड और थर्ड जो चैप्टर है वो आपके पीरियोडिक टेस्ट के लिए, थर्ड में से मैप वर्क ओनली आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। और 5th चैप्टर एक बार नहीं करना है, अगर सिलेबस रिवाइज किया जाता है ये चैप्टर आपका उड़ जाएगा, यानी कि डिलीट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट बुक की बात कर लेते हैं, जो कि है पॉलिटिकल साइंस, जिसको आप सिविक्स भी बोलते हो, राजनीति विज्ञान। यहाँ पर आपके टोटल 8 चैप्टर्स हैं। तो इसमें भी हम बात करेंगे कौन से चैप्टर्स आपको करने, कौन से नहीं करने। सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग, टोटल जो चैप्टर है बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी दे दिया जाता है। तो जनरल से इसमें 3 या 4 ही क्वेश्चन बनते हैं, छोटा सा चैप्टर है, तो इसको आपको करना है। इसमें 2 कहानी दी गई है, श्रीलंका की कहानी दी गई बेल्जियम की, और पूछा गया है कि सत्ता की साझेदारी के तरीके कौन से होते हैं और उसके लाभ क्या है, क्यों हमें करनी चाहिए। ओके, चैप्टर खत्म हो जाता है। संघवाद है, इसमें बात की गई संघवाद क्या होता है, संघवाद कितने प्रकार का होता है, कैसे कह सकते हैं कि भारत एक संघीय प्रदेश है। और लोकल गवर्नमेंट की बात की गई तो गिनती के 4 टॉपिक यहाँ से बनते हैं। अच्छे से हो जाएगा, अच्छे से मतलब अच्छे से ही करना है। पहली बार जब आप रीडिंग करो इसको समझो, या आप यहाँ प्लेलिस्ट में वीडियो के थ्रू अगर आप इसको करें तो बस अच्छे से एक बार कर लिया ना, हो गया। आप टेंशन छोड़ दीजिएगा कि ये हमारा चैप्टर बोर्ड में आएगा, दिसंबर में भी अगर इसको संभालोगे तो आपको वैसा का वैसा ही मिलेगा। उसके बाद जो थर्ड चैप्टर है लोकतंत्र और विविधता, ये जो चैप्टर आपके पीरियोडिक टेस्ट ओनली के लिए दिया गया, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, यानी कि आपके एनुअल एग्जाम में नहीं आएगा। उसके बाद जो 4th चैप्टर है जाति, धर्म और लैंगिक मसले, ये आपका एनुअल एग्जाम के लिए चैप्टर है, लेकिन अभी आपको इसको नहीं देखना है, क्योंकि ये आपका चैप्टर जब सिलेबस रिवाइज होगा ये डिलीट होने वाला है, कन्फर्म ये डिलीट होगा। ओके, तो ये और आपका थर्ड भी डिलीट हो जाएगा उसके साथ साथ। उसके बाद 5th चैप्टर है जन आंदोलन, जन संघर्ष और आंदोलन, पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट, ये भी पीरियोडिक टेस्ट ओनली के लिए, लेकिन जब सिलेबस रिवाइज होगा आपका जुलाई अगस्त में, जैसे ही रिवाइज होगा तो ये चैप्टर नहीं रहेगा, यानी कि हमें जो ये चैप्टर्स हैं इनके ऊपर अभी हमें फोकस नहीं करना है। उसके बाद 6th जो चैप्टर है ये आपका पॉलिटिकल साइंस का, सिविक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर की बात की कि वहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन कौन सा चैप्टर है जिसमें से आएगा ही आएगा, तो वो रहेगा राजनीतिक दल। राजनीतिक दलों के काम क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं, राजनीतिक दलों की चुनौतियाँ क्या है, ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो कि 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपसे रिलेटेड है, और हमने जो चैप्टर जब डिस्कस किया वीडियो के थ्रू तो उसमें एग्जांपल्स भी हमने आपकी कॉलोनी के लिए, आपके लोकेलिटी के लिए, तो उससे आप अच्छे से इस चैप्टर को समझ पाओगे। 7th चैप्टर है लोकतंत्र के परिणाम। इसमें भाई एक ही क्वेश्चन बनेगा, लोकतंत्र के परिणाम क्या है, लोकतंत्र को बाकी शासन व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों माना जाता है। ये आप 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हो, तो वही पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। तो वो एक जो क्वेश्चन बनेगा उसमें जितने भी पॉइंट्स बनेंगे उनको 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। मतलब क्वेश्चन हमें एक ही अच्छे से समझना है, समझ लिया मतलब हमारा चैप्टर हो गया। उसके बाद लोकतंत्र की चुनौतियां, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, ये चैप्टर आपका जब रिवाइज होगा सिलेबस तो डिलीट हो जाएगा। अगर आप पहले पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, कुछ नहीं है इस चैप्टर में, एक ही क्वेश्चन बनता है लोकतंत्र की चुनौतियां कौन सी है, और उसमें 3 प्रमुख चुनौतियों की बात की गई है। ओके, तो ये आपका हो गया पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, अर्थशास्त्र की बात करेंगे, तो अर्थशास्त्र में आपके 5 चैप्टर्स दिए गए। विकास दिया गया पहला चैप्टर, इसमें विकास की बात की गई, विकास क्या होता है, कैसे दिखता है, कितना बड़ा है, ओके, कौन सी क्लास में पढ़ता है, ऐसा कुछ है। विकास की बात की गई कि विकास की विशेषताएं क्या होती है, विकास का मापन कैसे किया जाता है, और सतत पोषणीय विकास क्या होता है। तो ये कुछ छोटे से टॉपिक्स बनेंगे और ये आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में ही पूछा जाएगा। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, यहाँ से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन 100% रहेगा आपके एग्जाम में नॉर्मल सिचुएशन में। तो इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक में बात की गई प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर के,
उनकी तुलना की गई है। बात की गई तृतीयक सेक्टर है वो इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, क्यों होता जा रहा है, ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। और उसके अलावा 2 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, वो ये है कि आपके जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर है उसमें क्या अंतर है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र है उसमें क्या अंतर है, इसके साथ साथ संगठित और असंगठित, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं उसमें क्या अंतर होते हैं। तो यहाँ पे आपको लगेगा कि ऑर्गेनाइज्ड कहाँ से आ गया, अनऑर्गेनाइज्ड कहाँ से आ गया, लेकिन चैप्टर पढ़ोगे तब पता चलेगा कि ये बात करें सिर्फ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की तरह ही होता है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनेंगे, ये चैप्टर आपको समझने वाला है, यानी कि आपको समझोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। अगर आपने ये सोचा, थोड़ा सा भी ये सोचने की कोशिश की कि नहीं इसमें हम क्वेश्चन आंसर के थ्रू कर लें या फिर सेल्फ स्टडी से थोड़ा सा समझा, तो आपको थोड़ा लगेगा कि इसमें बहुत कुछ दिया गया, डिफिकल्ट होता जा रहा है। ओके, उसके बाद आपका थर्ड जो चैप्टर है मुद्रा एवं साख। इस चैप्टर की अगर बात की जाए मुद्रा एवं साख की, तो इसमें बात की गई है मुद्रा की, पैसे की, वस्तु विनिमय की। पहले क्या होता था जब हमारे पास ये करेंसी नहीं होते थे, ये नोट्स नहीं होते थे, अब क्या होता है, बैंक हमें लोन क्यों देता है, किसको देता है, लोन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा और कुछ लोगों को लोन क्यों नहीं देता है। साथ ही साथ बात की गई जो 5 मार्क्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, उसमें बात की गई है कि जो फॉर्मल और अनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट होते हैं वो क्या होते हैं। यानी कि हम जब लोन लेते हैं तो 2 टाइप के हमारे पास सोर्स होते हैं, एक तो फॉर्मल होता है, एक होता है इनफॉर्मल। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट जो हैं उसमें क्या अंतर है, फॉर्मल में आपके आ गए बैंक आ गए, इनफॉर्मल में आपके फ्रेंड्स आ गए, रिश्तेदार आ गए, रिलेटिव आ गए, जो व्यापारी हो गए वो आ गए। तो हमें इन दोनों में अंतर बताना है कि हम कहाँ से लोन लें और कहाँ से नहीं लोन लें। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। साथ ही साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी बात की गई। तो इंपॉर्टेंट लेकिन ईजी छोटा सा चैप्टर है। उसके बाद जो फोर्थ चैप्टर है आपका वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये चैप्टर हम अपनी कॉलोनी का एग्जाम्पल लेकर के पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं जैसा कि हमने पढ़ा है इसको। ओके, तो आप वीडियो को देखोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा वैश्वीकरण ये है, ग्लोबलाइजेशन ये है, आपकी कॉलोनी में एक शॉप थी और उसकी जगह 4 शॉप आ गई, ग्लोबलाइजेशन हो गया, इससे क्या हुआ वो हमें समझना, चैप्टर हमें समझ में आ जाएगा। WTO आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा और न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए क्या किया जा सकता है, तो ये हमें समझना है। तो यहाँ पर चैप्टर है ये भी बिल्कुल ईजी पीजी सा रहने वाला है, कुछ नहीं करना है, हमें एक कंसेप्ट समझ दिया मार्केट का, तो ये चैप्टर हो गया। वैश्वीकरण मतलब पूरे विश्व की जो बाजार है वो एक हो चुके हैं, आप यहाँ से बैठे हुए अमेरिका का कोई प्रोडक्ट बना सकते थे, वैश्वीकरण है। इससे हुआ क्या है ये हमें समझना है इस चैप्टर में। फिफ्थ जो चैप्टर है आपका कंज्यूमर राइट्स, उपभोक्ता अधिकार, ये चैप्टर आपके सिलेबस में से नहीं है, इसमें से प्रोजेक्ट हमें प्रिपेयर करना है। अब आप क्या करोगे, ये जो प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है आपको कंज्यूमर राइट का, ये आपको प्रिपेयर करना है अभी, मतलब मई में टास्क बना के चलिए, मई में, और मई में भी टास्क बना के चलिए कि 15 डेज में करना है, कब से कब तक करना है। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट आपको स्कूल वाले देंगे वो आपको मिलेगा दिसंबर या जनवरी में, जब आपको पढ़ना है तो आप टेंशन में लगे रहोगे, अभी प्रोजेक्ट भी करना, प्रोजेक्ट भी करना, उसको सर्च करोगे, तो उससे बेटर ये ना चिल करके बनाइए, आराम से बनाइए। तो अभी इसका लिंक कहाँ से मिलेगा, आप प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट का एक लिंक दिया गया है, तो वहाँ पर आप इस प्रोजेक्ट को फाइंड आउट कीजिए। हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है, और उस चैप्टर को उस प्रोजेक्ट को बना डालिए अच्छे से, बहुत अच्छे से, क्योंकि 5 मार्क्स हमें अभी से सिक्योर करने हैं। ओके, तो प्रोजेक्ट है वो हमें तैयार करना है, वेट नहीं करना, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके कमेंट्स आने वाले हैं, वो कहेंगे कि सर अभी बना ले, हम पक्का अभी बना ले, टीचर्स ने तो नहीं कहा। टीचर्स अभी नहीं करने वाले, लेकिन आपके सिलेबस में है, बनाना है। सिलेबस अगर डिलीट भी हो गया तब भी ये आपको बनाना होगा। लास्ट ईयर भी लगे रहे थे बच्चे जो जेन में या फेब में जाकर के प्रोजेक्ट बना रहे थे, तो वहाँ पे हमें टाइम वेस्टेज नहीं करना है। अगर आप वहाँ पे बनाओगे इट मीन्स दैट आपने प्लानिंग ही नहीं की है, आप अपने टाइम को वेस्टेज करोगे। उस वक्त पीरियोडिक टेस्ट की तैयारी करनी है, आपको एनुअल एग्जाम की तैयारी करनी, उसके बजाय आप टेंशन ले रहे होंगे कि अच्छा इसमें कौन सी पिक्चर पेस्ट करें, कहाँ से शुरुआत करें। तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपको अभी करना है। तो ये आपका सिलेबस रहेगा, और सिलेबस की आपको प्लानिंग भी आपको बता दी गई कि आपको क्या करना है। गारंटी देता हूँ, आप 15 डेज़ की गारंटी देता हूँ, 15 डेज़ में आप डेली एक चैप्टर अगर देख लोगे जो हमने बना रखे हैं, आपकी सोशल साइंस खत्म, अच्छा स्कोर कर पाओगे। यहाँ पे ये नहीं करा कि आपके 85% आ जाए, आप 100% स्कोर कर लोगे, 100% स्कोर कर लोगे अगर आप डिटेल चैप्टर्स को देख लेते हो। ओके, तो ये आपको बताया गया कि जैसे हमने प्रोजेक्ट ऑलरेडी पब्लिश कर रखा है, तो आप प्रोजेक्ट को देख सकते हो, उसको प्रिपरेशन की प्लानिंग कीजिए। आज सिर्फ आपको देखना है, उसके बाद आप देखिए कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बाद दोबारा देखिए और बना डालिए। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।